बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट फिजिक्स। हमने चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट किया हुआ है। आज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन को स्टडी करना है। स्टूडेंट्स, म्यूचुअल इंडक्शन को आज हमने स्टडी करना है। स्टूडेंट्स, अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, इससे पहले हमने इस चैप्टर में फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टडी किया था और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए डिफरेंट टेक्निक्स को हमने यूज़ किया था। हमने वहाँ पे ये समझा था कि हम फ्लक्स को किस तरह चेंज करते हैं, क्योंकि बेसिकली जो फ्लक्स में चेंज आता है, फ्लक्स में चेंज आने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है और जिसकी वजह से हमारे पास करंट जो है वो इंड्यूस होता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन की डिफिनीशन के ऊपर अगर सबसे पहले बात करें तो म्यूचुअल इंडक्शन ये वो वाला फिनोमिना है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना इन्वॉल्व होगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होगी यहाँ पे। तो म्यूचुअल इंडक्शन को अगर हम डिफाइन करें, द फिनोमिना इन विच करंट, यानी म्यूचुअल इंडक्शन में हमारे पास बेसिकली टू कॉइल्स होंगी। एक कॉइल जिसको हमने बैटरी के साथ स्विच के साथ अटैच किया होगा, वो वाली जो कॉइल होगी, और उसके साथ हम यहाँ पे रियोस्टेट लगा लेंगे। एक ये वाली कॉइल होगी जिस कॉइल को हमने बैटरी के साथ और रियोस्टेट के साथ अटैच किया होगा, और दूसरी कॉइल वो वाली कॉइल होगी जिस कॉइल को हमने गैल्वानोमीटर के साथ अटैच किया होगा। तो दो तरह की कॉइल्स होगी, जिसको हमने बैटरी के साथ अटैच किया होगा उस कॉइल को हम नाम देंगे जी प्राइमरी कॉइल का नाम देंगे, और जिस कॉइल को हमने गैल्वानोमीटर से अटैच किया होगा उसे सेकेंडरी कॉइल का नाम देंगे। बेसिकली टू कॉइल्स आ गई, इसमें बैटरी है और यहाँ पे किसी जगह पे हमने स्विच बी, इसके साथ यहाँ पे हमने स्विच लगा दी है। अब यहाँ से जिस टाइम हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारे पास करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है, करंट जो फ्लो करेगा वो हमारे पास प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो करेगा, और जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, ये जो हमारे पास फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स जो चेंज होगा वो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में होगा, और जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो भी हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, ईएमएफ को इंड्यूस होने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास फ्लक्स का चेंज होना। फ्लक्स का होना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए फ्लक्स का चेंज होना ज़रूरी है। अब फ्लक्स को हम किस तरह चेंज करवा सकते हैं, इसको हम ऑलरेडी पहले भी स्टडी कर चुके हैं। बहुत से मेथड्स हैं जिनको सामने रखते हुए हम यहाँ पे फ्लक्स को चेंज करवा सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमने चूंकि रियोस्टेट लगाया हुआ है, रियोस्टेट रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करेंगे। रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करने की वजह से हमारे पास करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। जब करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जाहिर है इस कॉइल में से करंट फ्लो करेगा, जहाँ पे करंट फ्लो करता है हमें वहाँ पे पता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस कॉइल में से निकलेगी और इस कॉइल में से पास होके जाएंगी, यानी प्राइमरी कॉइल में से निकल के सेकेंडरी कॉइल में से पास होके जाएंगी। अब रेजिस्टेंस कम करेंगे तो हमारे पास करंट इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये करंट के इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, एज ए रिजल्ट हमारे पास करंट इंड्यूस होगा, और उस करंट को हम देखेंगे गैल्वानोमीटर के ऊपर कि गैल्वानोमीटर की जो नीडल है वो हमारे पास यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो सबसे पहले इसे डिफाइन कर लेते हैं, द फिनोमिना इन विच चेंजिंग करंट इन वन कॉइल, फिनोमिना इन विच
चेंजिंग करंट, आई उसका सिंबल है, इन वन कॉइल विच इंड्यूसेस EMF which induces EMF in other coil is known as mutual induction। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्शन के लिए हमने ऑलरेडी हम रिव्यू स्लाइड पे बात कर चुके हैं। म्यूचुअल इंडक्शन के लिए एक बात हमने याद रखनी है कि हमारे पास जितना प्राइमरी कॉइल में जितना करंट फ्लो करेगा उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी करंट ज्यादा फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, करंट कम फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम फ्लो होगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ IP, करंट फ्लो इन द प्राइमरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, यानी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी, फ्लक्स उतना ज्यादा चेंज होगा, जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा, जितना कम फ्लो होगा उतना कम हमारे पास फ्लक्स होगा, वो चेंज होगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम इसको लिख सकते हैं जी, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने एक रिलेशन डिराइव किया था, E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब यहाँ पे जरा समझना है, जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो हमारे पास इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में, तो E के साथ मैं ऐसा लगाऊंगा, नंबर ऑफ टर्न्स भी किसके हैं जी, सेकेंडरी कॉइल के हैं। ये मेरे पास आ गया ES इज इक्वल टू माइनस NS डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा जी। सेकेंडली मैं अगर ये बात करूं कि जितना ज्यादा प्राइमरी में करंट फ्लो करेगा उतना ही सेकेंडरी कॉइल में मेरे पास फ्लक्स चेंज होगा, तो फ्लक्स का सिंबल फाई S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IP, यानी प्राइमरी में जो जितना करंट होगा उतना ही हमारे पास करंट के मैग्नीट्यूड को चेंज करवाएंगे, उतना ही सेकेंडरी में हमारे पास क्या होगा जी, फ्लक्स चेंज होगा। ये फॉर वन लूप के लिए है। अगर N लूप के लिए मैं बात करूं तो N लूप के लिए मेरे पास बनेगा जी N फाई S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IP, और मुझे पता है जिस टाइम हम डायरेक्ट रिलेशन के साइन को रिमूव करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास एक कांस्टेंट आता है N फाई S इज इक्वल टू MIP एंड M। व्हाट इज M? इस M को हमने यहाँ पे समझना है। पहले M की यहाँ पे M इज द कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी, M हमारे पास कांस्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, या इसको म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस का नाम दिया जाता है कांस्टेंट, यानी म्यूचुअल इंडक्शन का या म्यूचुअल इंडक्टेंस का हमारे पास कांस्टेंट है। यहाँ से अगर M फाइंड करें तो M हमारे पास आ जाएगा जी N फाई S डिवाइडेड बाय IP, ये मेरे पास म्यूचुअल इंडक्शन का यहाँ पे रिजल्ट बन जाएगा जी। अब यहाँ पे एक बात का याद करना है, एक बात हमारे पास समझनी है, M जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ये हमारे पास इस NS N के ऊपर और IP के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ, जिस टाइम दो चीजों के जो चीजें दो क्वांटिटीज आपस में डिवाइड हो रही हूँ, लेट्स से मैं इस तरह कह देता हूँ x बाई वाई, x भी एक क्वांटिटी है, y भी क्वांटिटी है, और इनका रिजल्ट कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए तो वो दोनों क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, और अगर दो क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, उनके बीच में प्रोडक्ट हो और उनका आंसर कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए तो हम कहते हैं उन दोनों क्वांटिटीज के बीच में इनवर्स रिलेशन है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे दो क्वांटिटीज हैं, एक फ्लक्स है और दूसरा मेरे पास करंट है, ये दोनों क्वांटिटीज आपस में डिवाइड हो रही हैं और दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है वो मेरे पास एक कांस्टेंट आ रहा है, तो इट मीन ये दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी, एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली ये डिपेंड करेंगी। अब जो फ्लक्स डिपेंड करेगा, फ्लक्स कुछ चीजों पे डिपेंड करेगा। एक सबसे पहले मैं अगर बात करूं, फ्लक्स डिपेंड करेगा जी हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेकेंडरी कॉइल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेकेंडरी कॉइल के ऊपर हमारे पास डिपेंड करेगा। सेकेंडली ये हमारे पास डिपेंड करेगा जी
कॉइल्स आपस में कितनी क्लोज हैं डिस्टेंस के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि अगर दोनों कॉइल्स एक दूसरे के करीब होगी, टूवर्ड्स होंगी, तो वहां पे मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जितनी एक दूसरे से अवे होंगी यानी डिस्टेंस मैक्सिमम होगा दोनों कॉइल्स के बीच में, देन ईएमएफ जो इंड्यूस होगी वो हमारे पास होगी जी मिनिमम। और अगर यही डिस्टेंस दोनों कॉइल्स के बीच में मिनिमम होगा तो ईएमएफ हमारे पास क्या होगी जी, वहां पे जो इंड्यूस ईएमएफ है वो हमारे पास क्या होगी जी, मैक्सिमम होगी। इसके अलावा तीसरी चीज ये डिपेंड करेगा एन के ऊपर, एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, ये हमारे पास डिपेंड करेगा। मैं मैथमेटिकल फॉर्म पे अगेन आता हूँ जी, जो मैंने अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखा था। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो रिजल्ट मेरे पास आया था, ES इज इक्वल टू माइनस एन एस डेल्टा पाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखूंगा, मैं लिखूंगा माइनस डेल्टा एन एस। इसी तरह ये पाई जो है इसके साथ भी एस है, क्योंकि फ्लक्स जो चेंज हो रहा है वो भी सेकेंडरी में चेंज हो रहा है, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब मैं अगर इक्वेशन नंबर 2 को देखूं तो n फाई एस आई पी डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये वाली इक्वेशन मेरे पास बनेगी एन आई पी इज इक्वल टू एन फाई एस। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 को उठा दे, इसमें 4 में पुट करते हैं जी इक्वेशन नंबर 4 में, तो ये ई एस माइनस डेल्टा अपनी जगह पे, एन एस फाई एस की जगह आ जाएगा एम आई पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी मेरे पास आ गया। अब इसको थोड़ा सा मैं अरेंज करके लिखता हूँ जी, ये हो जाएगा ई एस इज इक्वल टू माइनस एम डेल्टा आई पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी मेरे पास आ गया। अब यहाँ से मैंने m को फाइंड करना है, तो m के लिए क्या करेंगे, डेल्टा टी डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई एस मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस एम डेल्टा आई पी। डेल्टा आई पी मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा और माइनस साइन भी इस साइड पे आ जाएगा, माइनस ई एस डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई पी इज इक्वल टू एम, और m इज इक्वल टू माइनस ई एस डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई पी। ये मेरे पास म्यूचुअल इंडक्शन की मैथमेटिकल रिलेशन आ जाएगा, और इसकी अगर मैं यूनिट चेक करूं तो यूनिट आ जाएगी जी वोल्ट पर एम्पेयर, वोल्ट पर एम्पेयर आर, इसकी यूनिट हेनरी, हेनरी भी इसे बोला जाता है जी, वोल्ट पर एम्पेयर, या हमारे पास हेनरी आ जाएगा, सॉरी वोल्ट पर एम्पेयर सेकंड होगा, और या 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पेयर सेकंड, मेरे पास ये इसकी यूनिट बन जाएगी। और 1 एम्पेयर जिस टाइम करंट आपके पास चेंज हो और सेकेंडरी कॉइल में जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो रहा हो, तो उसे हम बोलते हैं जी 1 हेनरी। तो ये बेसिकली हेनरी, इसकी हमारे पास यूनिट है। ये आज का हमारा टॉपिक था जी, म्यूचुअल इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।